न्यूज़.com पर मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल स्टिमुलस पैकेज एक अनाउंस किया है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस पैकेज, तीसरा पैकेज है जिसको हम कह रहे हैं स्टिमुलस पैकेज 3.0। अब ये स्टिमुलस पैकेज जो बाकी पैकेजेस हैं उनसे कैसे अलग है, क्या वाकई में लोगों को इससे इमीडिएट रिलीफ मिलने वाली है, ये सारे जो प्रश्न है इनका सवाल करने के लिए, इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। संतोष मेहरोत्रा जी, जो कि देश के एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। धन्यवाद नीलू जी। संतोष जी, सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि कल ये जो निर्मला सीतारमन ने जो पैकेज अनाउंस किया है 2.65 लाख करोड़ का, तो आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पहले के जो दो पैकेजेस थे ये उनसे क्या दिस इज वन स्टेप अहेड, कैसे डिफरेंट है जो बाकी दोनों पैकेजेस को अगर हम देखें तो? हाँ, अब अहेड तो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे जी, मगर पहले दो के मुकाबले इसमें फर्क ये है कि इसमें फिस्कल डायमेंशन पे थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो है, हालांकि केवल फिस्कल पे नहीं है, उस पे मैं अभी आता हूँ वापस। ओके। क्योंकि पहला वाला तो सबसे पहला वाला जो आया था शायद मार्च के अंत में या अप्रैल में, जी जी जी, गरीब कल्याण, उसमें तो केवल वो 500 रुपए और उसके अलावा राशन कार्ड इत्यादि उन चीजों की बात थी। शायद 15,000 करोड़ पीपीईज, मास्क वगैरह के बारे में। और जो दूसरा था जिसमें 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निर्मला सीतारमन जी ने करी थी, वो अधिकतर लिक्विडिटी बैंक्स की बढ़ाने के फिराक से किया गया था, उस उद्देश्य से किया गया था जी। तो उस समय हमको बताया सरकार ने ये जरूर था कि 20 लाख करोड़ है, और 20 लाख करोड़ में जब खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। दिक्कत यह है कि उसका 9% यानी कि 9% जीडीपी का सारा क्रेडिट और लिक्विडिटी वगैरह बढ़ाने के उद्देश्य था, और केवल 1% ऑफ जीडीपी यानी समझ लीजिए लगभग 2 लाख करोड़ फिस्कल था। फिस्कल उसे कहते हैं जिसमें सरकार या एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रही हो या टैक्स काट रही हो या दोनों काम कर रही हो जी। और टैक्स तो सरकार काटने की स्थिति में नहीं थी, वो सरकार टैक्स वैसे ही बहुत ज्यादा काट चुकी थी, डायरेक्ट टैक्सेस खास तौर से, और जीएसटी वैसे ही कम होता चला जा रहा था। तो सरकार ने थोड़ा व्यय अपना बढ़ाया था जी। अब उन दोनों पैकेजेस का खास अंतर आम आदमी के जीवन पे नहीं हुआ है। अगर हुआ होता या ना ही अर्थव्यवस्था पे बहुत हुआ है, क्योंकि अगर हुआ होता तो दुनिया के मुकाबले, दुनिया के देशों के मुकाबले हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था ढही है, जो गिरावट आई है जीडीपी में, पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में इस साल के 24% और इस क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर वाले में 24 ना हो मगर 9-10 तो होने ही वाला है, आरबीआई स्वयं कह रहा है ऐसा। ये बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप तुलना और देशों से अगर करें तो आप ये पाएंगे कि हमारा जो रिस्पांस है पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था पे जो नुकसान हुआ है, उस रिस्पांस में कमी है। वरना हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी ज्यादा गिरावट ना आई होती। दुनिया के अर्थव्यवस्था में केवल 4.25% की गिरावट आई है। तो संतोष जी, मुझे ये बताइए कि ये जो उन्होंने कल पैकेज अनाउंस किया है 2.65 लाख करोड़ का, इन्होंने कहा है कि ये 15% ऑफ द जीडीपी है, यानी कि जीडीपी का 15% है।
तो इसकी गलतफहमी, कैसे कैसे इसको इसको गलत इसका आकलन कैसे करें? गलतफहमी, हाँ। पहले भी गलतफहमी और अब भी गलतफहमी। मैं तो बिल्कुल मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये आंकड़े कैसे, क्योंकि आप आंकड़े जोड़ करके बताने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। हम्म। और आप अधिकतर ये पाएंगे कि कल का भी पैकेज जो अनाउंस हुआ है और उससे हम्म। पहले के भी जो पैकेज अनाउंस हुए हैं, हाँ हाँ। वो उनमें व्यय बहुत कम है, खर्च बहुत कम है, फिस्कल हम्म। एक्सपेंडिचर। हम्म। और ये खर्च होगा भी तो 5 साल के दौरान होगा, इस हम्म। साल थोड़ी ना हो जाने वाला है। नहीं, तो जो तो ये आप अनाउंसमेंट है, जो ये अनाउंसमेंट जब निर्मला सीतारमन ने कहा किया कि देखिए ये 12 मेजर्स हैं जो हमने उठाए हैं, जिसके तहत अब जॉब्स आएंगी, किसानों को लाभ पहुंचेगा, 78 लाख जॉब्स हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्रिएट करेंगे थ्रू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो स्कीम है इनकी। तो ये जो तमाम मेजर्स थे, ऐसा लग रहा था कि अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया और कल सब चीजें पहुंच जाएंगी लोगों के नहीं पास। होने वाला है। हम्म। देखिए, इसमें से जॉब्स क्रिएट करने वाले और इस साल जॉब्स क्रिएट करने की संभावना सिर्फ वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन रोजगार वाली बात है, उसमें होने वाला है और किसी में होने नहीं वाला है। हम्म। अब आपने 12 सेक्टर में जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव शुरुआत करने की बात करी, हम्म। वो बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, उसमें वो जरूरत थी उस तरीके की। और उसमें 1,45,000 करोड़ खर्च करने का इरादा है 12 सेक्टर्स में, हम्म। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारे देश में बढ़ेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, जो आयात हम चीजें करते हैं, चाहे फोन हो, चाहे सोलर इक्विपमेंट हो वगैरह, वो हमारे उसका उत्पादन हमारे देश में बढ़ेगा, मगर उसको होते होते 5 साल लगेगा। तो नौकरियां कल थोड़ी ना बढ़ने वाली है, ना ही अगले साल बढ़ने वाली है। भाई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप पहले नींव खो दिएगा, उसके बाद फैक्ट्री बनेगी, उसके बाद काम शुरू होगा। तो पॉइंट ये है, इसका असर जल्दी नहीं होने वाला है, पहली बात। तो कल जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसका 2.65 लाख करोड़ है ना, वो उसका 1.45 लाख करोड़ तो ये 12 सेक्टर ही के लिए है, जो मैं कह रहा हूं 5 साल से कम लगेगा नहीं। और दूसरा है 65,000 करोड़, वो फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए है जी। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी, चलो मान लिया इस साल आप खर्च भी कर दोगे, तो ये भी संभव है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में आप एरियर्स में हैं। देखिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी किसको मिलती है? फैक्ट्रीज को मिलती है, जो फर्टिलाइजर बनाती हैं, जो फिर बेचती हैं किसान को। अब आपका अगर पेमेंट टू मैन्युफैक्चरर्स एरियर्स में देरी हुई है, तो आप उसमें 65,000 करोड़ इस साल खर्च कर दोगे, तो कौन सा नौकरी बढ़ जाएगी? कुछ बात समझिए, नौकरी नहीं नहीं, तो बढ़ने वाली। आप क्या कह रहे हैं? आपके कहने से क्या मैं ये अंदाजा लगाऊं कि सरकार ने जो भी आउटलेज किए हैं, जो भी प्लान लोगों के बीच में दिया है, वो प्लान कोई भी इमीडिएट राहत लोगों को नहीं पहुंचाने वाला है, उसमें 5 से 8 साल लग जाएंगे, जब तक लोगों की कमर और टूट जाएगी? आप बिल्कुल सही समझी हैं। जो इनको आज की तारीख में राहत पहुंचानी थी, वो पहले पैकेज में ये कर चुके। 500 रुपए 3 महीने के लिए उन्होंने देने थे, दे दिए जनधन अकाउंट में। उसके अलावा 6 महीने के लिए 5 किलो मुफ्त का राशन, जो वैसे भी भंडार में, सरकारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के भंडारों में पड़ा हुआ सड़ने की नौबत आ गई थी। हमारे पास उसको स्टोर करने की जगह नहीं थी। नया रबी का की फसल आ गई थी, उसको खरीदा जा चुका था, उसको स्टोर करना था। तो आप खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे? फिर से आप खरीदने जा रहे थे एमएसपी के आधार पे, आपको खाली करना जरूरी था, तो वो करना तो आवश्यक था, वो कर दिया उन्होंने। नहीं, लेकिन संतोष जी, आप जो कह राहत रहे नहीं हैं, होने वाली, बिल्कुल राहत आप नहीं होने वाली। अगर राहत हो रही होती नीलू जी, बड़ी सीधी सी बात है, इस साल के पहले 6 महीने में अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रही होती? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से 2 क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है हमारे देश के
आर्थिक इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो ये स्थिति ऐसी थी कि सरकार को एक्शंस इस प्रकार के लेने थे, बहुत गंभीरता से सोच करके एक्शंस लेने की आवश्यकता थी, जिसमें नहीं खर्च तो करने जी संतोष जी, सरकार तो लेकिन इसको ये बता रही है एक तरीके से कि ये दिवाली बोनांजा है। और देखिए सरकार, आप अखबार उठा के देख लीजिए सारे, तो वो कहते हैं कि दिवाली के पहले लोगों को तोहफा है। इस तरीके से उसका मीडिया प्रोजेक्शन कर रहा है और सरकार भी देखिए उसको इसी तरह मीडिया, से बोल रही है। हाँ तो गोदी मीडिया इस तरीके की आवाजें तो करता ही है, क्या उसमें ताज्जुब की बात है? ये नई बात तो है नहीं नीलू जी। आप गोदी मीडिया में शामिल नहीं हैं तो आपको ये चाहे ना लग रहा हो कि ये इस तरीके की आवाजें आ रही हैं। आवाजें तो इस तरीके की आती हैं, और कहां से और कैसे जनता को ये भ्रम होने लगता है कि अरे मतलब सरकार न जाने हमारे लिए बिल्कुल छप्पर फाड़ करके दिए चली चली जा रही है, हैं? लेकिन संतोष जी, मुझे वाकई में जो बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर आरबीआई ये कह रहा है कि हम टेक्निकली बिल्कुल रिसेशन में जा चुके हैं, सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर है जहां पर ग्रोथ इतनी ज्यादा डिक्लाइन कर चुकी है, लेकिन हम अभी मूडीज की रिपोर्ट से खुश हैं। यानी कि हमारी सरकार अभी मूडीज की रिपोर्ट से ही खुश हो रही कि देखिए उन्होंने जो 2022 और 23 का आंकड़ा दिया है उसमें 8.6% ग्रोथ को बता रहे हैं। तो बड़े सिलेक्टिव हैं जो क्रेडिट रेटिंग जी एजेंसीज है, वो ऐसा लगता है कि अब वो मूडीज को मान रहे हैं, जो अपनी आरबीआई, जो उनकी अपनी एजेंसी जी है, अपना इंस्टीट्यूशन है, जी वो जो कह रहे हैं हाँ उसको मान ही नहीं रहे हैं। इसको कैसे देखिए, समझा जाए? मैं आपको बताता हूँ ये इसको कैसे समझा जाए। जी। बड़ी साधारण सी बात है कि लगभग 3-4 महीने हमारा पूरा देश लॉकडाउन में था, और मैं लॉकडाउन की अभी चर्चा करूंगा क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। जी। वरना अर्थव्यवस्था पे तो जो आघात हुआ है, जो विकट समस्या उत्पन्न हुई है हमारे देश के जनता के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, वो समझा नहीं जा सकता। मगर पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्यों, अगर इतना बढ़िया पैकेज होता तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रही होती? मतलब आप विरोधाभास देख रही हैं। मतलब विडंबना देखिए कि सरकार यही बताए चले जाती है और अखबार और मीडिया यही बताए चला जाता है कि देखिए सरकार कितना कर रही है, मगर फिर आंकड़े ऐसा क्यों हैं? आंकड़े तो हमारे देश के सबसे बढ़िया होने चाहिए, जबकि हमारे देश के आंकड़े विकसित देशों में और ब्रिक्स के देशों में, यानी साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, ब्राजील के तुलना में सबसे बदतर हैं, सबसे इनफैक्ट जी बदतर हैं। ट्वेंटी जी ट्वेंटी के जो नेशंस हैं उसमें मेरे ख्याल से इंडिया की तो सबसे बुरी हालत है उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल की। सही। और ये और दर्दनाक इसलिए है क्योंकि G20 के देशों में उस तरीके की गरीबी नहीं है जिस तरीके की गरीबी आप हिंदुस्तान में पाते हैं। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसलिए नौकरियां जा रही हैं, तो गरीबी और बढ़ने वाली है। जितनी आज गरीबी थी, कोविड से पहले गरीबी थी, वो और बढ़ने वाली नहीं है। तो तो देखिए जो दर्दनाक बेंचमार्क्स, है। बिल्कुल संतोष जी, जो बेंचमार्क्स इन्होंने लिए हैं, अब आप देखिए कि कल निर्मला सीतारमन ने क्या क्या पॉइंट्स गिनाए थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए इकोनॉमी हमारी रिकवर कर रही है, पहला जो उनका पॉइंट था। फिर उन्होंने कहा कि जो इंक्रीज्ड एनर्जी कंजम्पशन है वो एक बेंचमार्क है। फिर उन्होंने कहा कि राइज इन परचेजिंग पावर वो बढ़ रही है। तीसरा बोला कि जो इम्प्रूव्ड बैंक क्रेडिट है वो बैंक क्रेडिट इंप्रूव हो रहा है, स्टॉक मार्केट में एक सर्ज दिख रहा है। तो ये सारे जो बेंचमार्क्स है उसकी वजह से उनका कहना है कि इकोनॉमी इज ऑन द अपस्विंग और इकोनॉमी रिकवर कर रही है। तो आप तो एक उनकी एक चीज पे एक एक जी। आपने कई चीजें गिनाई और मैं उसका उन सब का ब्यौरा आपको देता हूं। हम्म। स्टॉक मार्केट क्यों सर्ज कर रहा है? इसलिए सर्ज कर रहा है कि दुनिया में सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स इतनी घटा दी हैं हम्म। कि अंतरराष्ट्रीय बैंकों को और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को ये लगता है कि भारत चलो, क्योंकि भारत की इंटरेस्ट रेट हमारे देश की इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। जाहिर सी बात है, तो पैसा आ रहा है, तो विदेश से पैसा आ रहा है। पिछले 3-4 महीने में हजारों करोड़ आपके डॉलर्स आए हैं, क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जापानीज सेंट्रल बैंक, खासतौर से फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका का, इन सब ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है। तो बिल्कुल। वो सारे इधर पैसे लेकर के आ रहे हैं, पहली चीज।
ओके। दूसरी चीज, आपने मूडी की बात करी। भाई मूडी क्या कह रहा है? मूडी ये तो नहीं कह रहा कि आप इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। इकोनॉमी फिर भी इस सेकंड क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर मूडी का मूड थोड़ा सा बेहतर है, कह रहा है भारत का मूड ज्यादा बेहतर है, तो वो इसलिए कह रहा है कि अनलॉक के दौरान, पहले हम लॉकडाउन में थे तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा जबरदस्त था, हम अनलॉक में हैं और इस क्वार्टर में अनलॉक तेजी से हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर में, तो उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा जितना अप्रैल मई जून में हुआ था। इतना ही कह रहा है मूडी, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कह रहा है। नहीं तो कुछ संतोष जी, बिल्कुल आपने आपने इसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन संतोष जी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो 2.65 लाख करोड़ का जो पैकेज है, अगर ये पैकेज अभी ना अनाउंस होके और शुरू में, जैसे कि जब मार्च 24 को ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो अप्रैल या मई में अगर कर देते, तो क्या आज हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा सा सुधरी हुई नजर आती, और इतनी जो बिल्कुल चौपट अवस्था नजर आ रही है वो शायद ना होती। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझी। अच्छा किया आपने ये सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि हम जैसे अर्थशास्त्री बहुत से कई महीनों से यही बात कहते चले आ रहे हैं, दोहराते चले जाते हैं कि जितनी जल्दी आप हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री बोरोइंग बढ़ाएगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगी, जो बढ़ रहा है उससे अधिक बढ़ाएगी बोरो करके, तो जल्दी बढ़ाएगी। अगर मई में किया होता तो जुलाई तक इकोनॉमी में बदलाव आना शुरू होता। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन जो आप 9% का इस क्वार्टर में देखने जा रहे हैं, वो शायद ना होता। क्यों ना होता मैं बताता हूं, क्योंकि इस मुद्दे पे अभी हमने चर्चा नहीं करी। इसलिए नहीं होता क्योंकि एग्रीगेट डिमांड, खपत बढ़ती, एग्रीगेट डिमांड हमारी अर्थव्यवस्था में कम होती चली जा रही है। दिक्कत ये है, क्या ताज्जुब है कि कम होती चली जा रही, क्योंकि लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट था, इतनी जल्दी लगाया गया, इतना लंबा चला, पूरे देशव्यापी लॉकडाउन चला, इतना सडनली लॉकडाउन हुआ कि अर्थव्यवस्था चलती चलती ढह गई, बिल्कुल बैठ गई, खड़े खड़े लिटरली वहीं पर बैठ गई। और उस समय जब लॉकडाउन अनाउंस किया था, तो उस समय कोरोना के केसेस कुल 692 केसेस थे उस समय। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने यही निश्चय मई में किया होता तो 3-4 महीने लगते पैसा खर्च करना शुरू करने में। देखिए, जो आज सरकार ये कह रही है कि हम पहले कैसे पैसे खर्च कर देते, हम तो लॉकडाउन में थे। अरे क्या सरकार में लोग ये जानते नहीं है कि सरकार आज निश्चय करती है कि हमें खर्च करना है, और खर्च शुरू होते होते 3 महीना लग जाता है। तो यानी कि अगर आपने मई में निश्चय किया होता तो जून जुलाई अगस्त में तो आप वैसे ही शुरुआत करते। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपने किया नहीं। आप देर आए दुरुस्त आ रहे हैं, बट अंग्रेजी में कहावत है टू लिटिल टू लेट। अब जो हो रहा है, देर हो रहा है, थोड़ा बहुत दुरुस्त हो रहा है, मगर अभी भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से 2.65 लाख करोड़ कल के पैकेज को देखें, तो उसमें अभी भी फिस्कल डायमेंशन सिर्फ 1 लाख करोड़ का है जी। 1 लाख करोड़ इज जस्ट 0.5% ऑफ जीडीपी। तो अगर पहले हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल एक्सपेंडिचर वाज 1.5% ऑफ जीडीपी, हाफ उसमें जोड़ दीजिए तो टोटल आपके पैकेज 15% कह रहे हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसका केवल 2% फिस्कल डायमेंशन है, फिस्कल स्टिमुलस है। और मैं आपको नहीं तो ये क्या वित्त मंत्री है वो क्या बिल्कुल झूठ बोल रही हैं? देश के सामने खुले आम लोगों को बेवकूफ बनाने की ये बात है, एक लॉलीपॉप पकड़ाने की बात है कि ये देखिए 15% है, जबकि एक्चुअल मायने में जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो 2 से 2.5% से ज्यादा नहीं है जी। तो देखिए, मैं लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात सही है, और मगर ये नहीं कहूंगा कि झूठ बोल रही, ऐसा नहीं है। तो आप मानते हैं कि ये 2.65 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इट्स जस्ट अ लॉलीपॉप? It is a lollipop. There is no question about it that it is a lollipop. It is no more than a lollipop. Because 12 साल पहले जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी 2008 में, मैं प्लानिंग कमीशन में था। सरकार ने एक
कंबाइंड मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी पैकेज सरकार लाई थी, मगर उस समय फिस्कल स्टिमुलस was about 3.5% of GDP. It was not 2% of GDP or 2.5% of GDP, which this is now. और उसका असर आप देखिए और इसका असर देखिए, क्योंकि हमने वो पैकेज शुरू में ही दे दिया, तो हम 2 क्वार्टर के अंदर हमारा अनुभव बता रहा है, देश का इतिहास बता रहा है, दुनिया का इतिहास ही नहीं बता रहा, हमारे देश का इतिहास बता रहा है कि तीसरे क्वार्टर में क्राइसिस शुरू होने के हम 6% पे पहुंच गए थे, 6% पॉजिटिव ग्रोथ। हम तो अभी भी नेगेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अंतर समझिए, जब हमने 3.5% फिस्कल स्टिमुलस तब दिया जब वो समस्या, अंतरराष्ट्रीय समस्या उतनी विकट नहीं थी। ये कहीं ज्यादा विकट समस्या है, कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति है, और आप पैकेज दे रहे हो 2.5%। नहीं, अब संतोष जी जैसे कि जी जो ये मिसाल के तौर पे मैं बात करूं कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करते हैं बार बार कि देखिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट, अरे अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे समझना ये चाह रही हूँ कि बार बार जो जुमला सरकार लेती है कि देखिए जो चाइना में जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी वो वहां चाइना में नहीं करेंगी, अब भारत में करेंगी। तो आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जिसका उन्होंने दायरा अभी बढ़ाया है, उसमें ज्यादा आउटलेज किए हैं, तो वाकई में उसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगी, या अभी वो भी इसका रिजल्ट कुछ सालों बाद दिखेगा? कुछ सालों बाद दिखेगा। कितने साल बाद? मैन्युफैक्चर कितने साल बाद? 3 साल से कम तो कभी कोई किसी भी सेक्टर में लगने की संभावना नहीं है। ओके, तो 3 इयर्स। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सच बात तो ये है नीलू जी कि देश की जनता को ये बात मालूम होनी चाहिए कि चीन छोड़ करके जो कंपनियां निकल रही हैं वहां से, वो हमारे देश नहीं के बराबर आई हैं, नहीं के बराबर। उसमें से अधिकतर कंपनियां वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश गई हैं, हमारे देश में नहीं आई हैं। सैमसंग हमको छोड़ के चला गया था वियतनाम। सैमसंग जरूर वापस आ रहा है मोबाइल फोन बनाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत से सेक्टरों में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसमें उन्नति होगी, कोई दो राय नहीं है, उम्मीद है। मगर सिर्फ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो अभी अनाउंस हुआ है उससे हो जाएगी, ये भी आप उम्मीद बहुत ना लगाइए, क्योंकि बहुत सारे और एक्शंस लेने होंगे। एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हमारे देश में, माफ करिएगा, 30 साल से नहीं है। और अभी आने का भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई उम्मीद भी ऐसी नजर आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनेगी देश में। नहीं, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसको जो कॉमर्स मिनिस्ट्री और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में है, वो बनाने की कोशिश कर रही थी। वो आज तक, मैंने डॉक्यूमेंट साल 1.5 साल पहले एक ड्राफ्ट देखा था, उसके बाद बाहर निकली नहीं। लेकिन मतलब वो मेक इन इंडिया होता रहा है, और मेक इन इंडिया का असर सिर्फ इतना है कि मैन्युफैक्चरिंग एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग एज अ शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भारत में गिरा है, बढ़ा नहीं है। संतोष जी, जो आप जो कह रहे हैं वो तो बहुत सीरियस बात है कि अगर नीति ही नहीं रहेगी और आप इतनी सारे लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप दीवार खड़ी कर देंगे, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन है, ना आपने उसको खोदने के लिए सोचा, ना उसको बनाने के लिए सोचा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपकी दीवार बनकर खड़ी हो जाए। जी, क्राइसिस तो नौकरी के मामले में इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई जा रही है, वो तो कोविड से पहले ही बढ़ गई थी। हम पिछली बार आप चर्चा करी थी तो हमने इस बात पे बात करी थी, इसी वजह से बिहार में आपने देखा कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत आगे बढ़ करके, आगे निकल करके आया है। तो बेरोजगारी की बात तो सरकार हमारी करती ही नहीं।
दुखड़ा तो हमारा ये है। नहीं, लेकिन कल निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन स्कीम है उसके तहत जो घर बनाएंगे वो 18 लाख घर बना के खत्म करेंगे और उसके तहत 78 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो ये किस जॉब्स की बात हाँ कर रही है निर्मला सीतारमन? हाँ, वो कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने के लिए मिल जाएगी। मिलेगी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन कल को शुरू कर दीजिए शहरों में तो बिल्कुल मिलेगी, मगर कितने दिन के लिए मिलेगी? पॉइंट ये है कि क्या कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ जाएगी? सवाल यहाँ पर ये है। देखिए, नहीं, उन्होंने ये गिनाया कि 78 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगी, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके लिए बड़ा बूस्ट है। ये सारी चीजें कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई। मैं कहाँ मना कर रहा हूं, बिल्कुल होगा, मगर इट विल बी अंग्रेजी में कहावत है ना, फ्लैश इन द पैन। जैसे बिजली चमकती है और फिर बिजली चमक के खत्म हो जाती है। आपको काम मिला, ऑर्डर्स मिले, नौकरी मिली और उसके बाद खत्म। तो यहाँ सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए, सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में मजदूर शहर काम छोड़ करके पलायन करके वापस अपने गांव पहुंच गए हैं। वो काम को ढूंढ रहे हैं, मगर काम मिल नहीं रहा है। तो वो, और वैसे भी कोविड घट नहीं रहा है, कोविड की समस्या कोई कम नहीं हो रही है, तो वो घर अपना छोड़ करके नहीं आना चाहते। तो दिक्कत ये है। और आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं पा रहे, आप कोविड को रोक नहीं पा रहे, दिक्कत ये है। तो संतोष जी, जो आगे के 3 साल है वो कितने ब्लीक है भारत के लिए? क्योंकि सरकार ये कह रही है नहीं, हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, हम जॉब्स दे रहे हैं, जबकि आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है थ्रेडबैर कि कोई किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है, मिलेगी भी तो बहुत शॉर्ट टर्म है, कोई हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी नहीं है, कोई नीति हमारे पास नहीं है। तो बिल्कुल इतनी ब्लीक सिचुएशन है, तो सिचुएशन कब तक भारत के लिए इंप्रूव करेगी और हमें क्या करना चाहिए? अगर लास्ट में आपसे एक प्रिस्क्रिप्शन अगर मांगू कि किस तरह से इसको देखा जाए। लगभग 3 साल लगेंगे स्थिति को सुधरने में। कुछ जो एक्शंस लिए गए हैं वो तब तक लाभदायक होंगे और अपना असर दिखाना शुरू करेंगे, मगर कहीं ज्यादा और एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार ने गलती करी है ये निश्चय लेकर के, हालांकि चर्चा चली थी कि वो कैश ट्रांसफर नहीं करना चाहती। शुरू के महीनों में जैसे हमने चर्चा करी थी, 500 रुपए दिए गए, एक बार 500 रुपए दिए गए, मगर उससे काम चलने नहीं वाला है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पीएम किसान की एवज में आप एक मिनिमम इनकम गारंटी शुरू करें। आप पीएम किसान में 500 रुपए महीना दिया जाता है, आप उतना ही दीजिए। तो पीएम किसान में जितना आप सालाना खर्च करते हैं, आपके पास चलिए पैसा नहीं है, पीएम किसान में जितना खर्च करते हैं उससे 10,000 करोड़ सालाना खर्च कर सकते हैं कि नहीं? उससे जो गरीब है उसकी जेब में अगर पैसा जाएगा तो वो खर्च करने की स्थिति में होगा, क्योंकि आज उसके पास नौकरी नहीं है। अगर नौकरी है भी तो आम नहीं है। क्यों? क्योंकि रोजगार दर कम होती चली जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है नहीं कि रोजगार दर कम होती चली जा रही। पहली बात। दूसरी बात, सरकार को बोरो करके सिर्फ शहरों में लो कॉस्ट हाउसिंग पे इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, नौकरी नहीं बढ़ने वाली। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उस पे खर्च बढ़ाएं, बल्कि हो ये रहा है कि उल्टा हो रहा है। केंद्र सरकार का निवेश, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे खर्च है, वो कम हो रहा है। राज्य सरकारों को पैसे मिल नहीं रहे, तो राज्य सरकारों का निवेश दर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे होता है, क्योंकि टोटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलके करती है, और राज्य सरकारों का निवेश कम हो रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। दिक्कतें इन वजहों से हैं। तो अब अगर वो व्यय बढ़ा पाती, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाती, तो नौकरियां होती, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में, तो ये जो दिक्कतें हैं, ये तो जो सरकार के में अंदर बैठे हुए इकोनॉमिस्ट है, प्लानर्स हैं, क्या ये दिक्कतें उनको नहीं समझ में आ रही हैं? और वो क्यों नहीं गाइड कर पा रहे हैं वित्त मंत्रालय को, क्यों नहीं गाइड कर पा रहे हैं सरकार को? सुनने में ये आ रहा है कि वो ये इस बात से डरे हुए हैं कि जैसे यूपीए के आखिरी 2 साल में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, ये ना हो कि हम खर्च बढ़ा दें
और इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए और हम अगला इलेक्शन हार जाएं। इस सरकार की सारी सोच इस पर निर्भर करती है कि हम क्या कर रहे हैं जिससे हम इलेक्शन जीतते चले जाएं और किसी भी तरीके से इलेक्शन हारे नहीं। मगर जिस ढर्रे पे हम चल रहे हैं, हम न माया मिलेगी न राम, और मैं बिल्कुल न माया मिलेगी न राम होने ये वाला है, क्योंकि नौकरियां तेजी से जा रही हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार आने में समय लगेगा, और ऐसी स्थिति में आपने अभी पाया कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार बेरोजगारी एक राजनीतिक, एक चुनावी मुद्दा बन के खड़ी हुई। तो यानी कि आप कह रहे हैं, ये मेरा लास्ट सवाल है कि इसका मतलब आने वाले जो 3 साल हैं उसमें गरीबी दर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि 2023 के पहले चीजें सुधरेगी। निश्चित निश्चित, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर कोई अर्थशास्त्री इसके विपरीत आर्ग्यू करता है जी, तर्क देना चाहता है, तो मैं उससे तर्क करने के लिए तैयार हूं। चलिए, खैर जो आपने चीजें इतने अच्छे से समझाई, लेकिन फिलहाल इसको इसी तरह से देख सकते हैं कि और ज्यादा प्लानिंग और ज्यादा नीतियों की जरूरत है। लेकिन जैसा आप खुद ही आपने कहा कि सरकार की नजर सिर्फ चुनाव पर है कि वो कैसे भी चुनाव जीत ले, तो आप इससे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। संतोष मेहरोत्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इतने अच्छे से सब चीजें समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। और सत्य हिंदी पर आप सब बने रहिएगा, आपके यूट्यूब कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।